अस्सलाम वालेकुम सिरी एचएन में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा हो उसे आसान कर सकते हैं। कभी मत भूलें अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करें, अपनी स्ट्रगल्स को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। हमेशा कोशिश करते रहें कि अपनी लाइफ पे फोकस करें और जहाँ पर हर तरफ हमें नेगेटिविटी और अनसर्टेनिटी नज़र आती है वहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना सीखें। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चाहे कोई छोटी सी नई हैबिट डेवलप करना हो, कोई नई हॉबी डेवलप करना ही क्यों ना हो, लेकिन लाजमी तौर पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने इर्द गिर्द के वो लोग जो कि एक्चुअली में आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, उनको वक्त देना कभी मत भूलें। उनको हमेशा अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी रखें, बिकॉज लाइफ में और चीज़ें आती जाती रहती हैं, बट आई थिंक जो लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा आपसे सबसे करीब रहते हैं। अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने जितना हो सकता है, चाहे जितना भी बिजी हों, आप ज़रूर कोशिश करें कि जितना हो सकता है उनके साथ वक्त गुजारें। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम के सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स की आज के दिन में तो 32 डिग्रीज रहेंगी और कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्रीज रहेगा। अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं तो 7 है और काफ़ी हाई है। आपने अगर बाहर निकलना है, स्पेशली अगर डायरेक्ट सनलाइट में आपने ज़्यादा वक्त गुजारना है, तो आप सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें और हर कुछ घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करते रहें। पानी की एक ठंडी बॉटल अपने साथ कैरी करें और थ्रू आउट द डे कोशिश करें कि पानी पीते रहे। और ऑफकोर्स आपको बताया कि फैसलाबाद शहर का मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है और बारिशें जो पूरे पंजाब में पहले हमें देखने को मिल रही थी, हम सोच रहे थे कि कब फैसलाबाद की बारी आएगी, तो आखिरकार फैसलाबाद शहर में भी मानसून की रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की तो 1 मिलीमीटर बारिश हमें देखने को मिली है और अगले 24 घंटे में भी बारिश के अमकानात हैं। इसके अलावा अगर हम हवा की बात करें 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। ह्यूमिडिटी 77% है और इस ह्यूमिडिटी की वजह से आपको महसूस ऐसे होगा जैसे 39 डिग्रीज टेम्परेचर है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स आज के लिए 32 डिग्रीज ही रहेंगे। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर है, बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल करें अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें, जल्दबाजी मत करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ बिकॉज मैं जब ट्रैवल कर रहे होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि लोग बहुत जल्दबाजी में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब मौसम थोड़ा सा तब्दील हो जाए उसमें थोड़ा ख्याल किया करें। ओवरऑल भी ख्याल किया करें, लेकिन स्पेशली जब मौसम तब्दील होता है बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें, ना आपकी वजह से किसी और को नुकसान होना, किसी और की वजह से अपने आप को नुकसान होने दें। और हमेशा ख्याल रखें जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी और की गलती की वजह से भी खुदा ना खास्ता किसी का नुकसान होता है। आपने अपना ख्याल सबसे पहले रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आप सारे रूल्स को फॉलो करें। अगर आप कहेंगे भाई कोई और भी नहीं करता तो मैं नहीं करता, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हुए अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करते हैं रेलवेज के हवाले से। वकास हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे वकास? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा वकास, क्या सूरत हाल है आज ट्रैफिक के? फातिमा, आज ट्रैफिक की सूरत हाल फैसलाबाद में कुछ बेहतर नहीं कही जा सकती, चूंकि गुज़िश्ता रोज और उससे कबल होने वाली बारिशों के बाद जो है रोड जो है वहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहीं उसके साथ साथ कुछ मुश्किलात जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं शेखुपुरा रोड की और इसके साथ साथ सरगोदा रोड की, तो ये समझा जा सकता है कि शेखुपुरा रोड और सरगोदा रोड ट्रैफिक के लिए जो है वो बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल होते हुए रोड दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सरगोदा रोड पर वासा की जानिब से सीवर लाइन बिछाई गई थी, मेन सीवर लाइन, जिसके बाद बारिशी पानी जो है वो उसमें दाखिल होने की वजह से सरगोदा रोड पे 7 मुख्तलिफ मुकामात पे बाकायदा 10-10 फीट के बड़े जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाद उस खड्डों के अंदर से गुजरना ट्रैफिक के लिए जो है वो नामुमकिन हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी फंसी हुई बड़ी गाड़ियों को जो है वो मुश्किल क्रेन की मदद से निकाला गया और कल शाम तक ट्रैफिक जो है रवाना नहीं हो सकी और उसके बाद भी उन खड्डों को फिल नहीं किया जा सका, जिसके बाद सरगोदा रोड खासतौर पर जामिया चिशिया चौक से टर्न लेने वाला जो मोड़ है उस पर अगर बात कर ली जाए, या इसके अलावा बिलालगंज मार्केट और बोले की झुग्गी के मुकाम पे अगर बात कर ली जाए, तो ट्रैफिक का गुजरना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। चूंकि एक रोड जो है वो पहले ही कंस्ट्रक्शन के बायस जो है वो बंद था, जबकि दूसरा रोड जो है बारिशी पानी के गुजरने की वजह से
खड्डे बन जाने के बाद जो है वो ट्रैफिक के लिए बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा, आज भी सूरत हाल वही है कि लंबी कतारें जो है वो ट्रैफिक की लगी हुई है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादल रूट पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जा रहा। इसी तरह अगर हम शेखुपुरा रोड की बात करें तो सुई गैस की जानिब से नई पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद जो है रोड को उखाड़ा गया था, जिस पर मिट्टी तो मौजूद थी, लेकिन बारिशी पानी के बायस वो मिट्टी जो है उसमें खड्डे पड़ जाने के बाद शेखपुरा रोड पे 4 से 5 मुख्तलिफ मकामात पे गाड़ियों को हादसा भी पेश आए हैं, लेकिन ताहाल जो है उसका इंतजामिया की जानिब से कोई प्रॉपर हल नहीं किया गया। इसके बाद शेखपुरा रोड गटवाला से निशाताबाद की तरफ आने वाला जो रोड है उस पर गुजरने वाली ट्रैफिक को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है, चूंकि बारिशी पानी के बायस जो है नीचे की गई खुदाई जो है वो भी नजर नहीं आती और दूसरी जानिब जब गाड़ियां उस पर आती हैं तो वो भी जमीन में धंस जाती हैं। इसलिए शहरियों से यही अपील होगी कि शेखुपुरा रोड पर या सरगोदा रोड पर जब सफर करें तो इंतहाई एहतियात करें और कोशिश करें कि इन दोनों रोड पर गैर जरूरी सफर करने के बजाय कोई मुतबादल रूट जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि ट्रैफिक के डिफरेंट इश्यूज जो कि बारिशों की वजह से हमें नजर आते हैं। जब भी बारिश होती है तो हम सब हम एक्चुअली में जो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है उसको एक्चुअली में अच्छा महसूस कर पाए उसके बारे में, लेकिन जहां पर आपको ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ नजर आता है जो कि आपकी हाइजीन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। तो कहां पर आप बारिशों की और उम्मीद करेंगे या चाहेंगे कि बारिश हो, बट डेफिनेटली ये इंतजामिया की तरफ से लापरवाही है, नेग्लेक्ट है, जिसकी वजह से ये इश्यूज फैसलाबाद शहर में आज भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो जहां पर हमने देखा है कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज के अंदर बहुत हद तक इंप्रूव किया गया है और कोशिश की गई है, एक्चुअली में नजर आती है वो कोशिश कि जब बारिश होती है तो वहां पानी आपको खड़ा हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो ये मेजर निगलेक्ट की वजह से इस तरह से सिचुएशन हमें नजर आती है कि थोड़ी सी बारिश होने पर भी हमें पानी के खड़ा होना या इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली इंतजामिया को अपनी जो कारकर्दगी है उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है और फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनके मसाइल जो कि स्पेशली बारिश से रिलेटेड या मानसून के वक्त में हमें ज्यादा महसूस होते हैं उनको भी हल करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश है कि डिफरेंट इश्यूज के बारे में बात करें और ऐसे इश्यूज जो कि आपको, मुझे और हम सबको इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम फॉरेस्टेशन के हवाले से बात करते हैं तो प्लांटेशन और फॉरेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी के अंदर, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, हेल्थ के अंदर। फैसलाबाद शहर की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हमें ये तो नजर आता है कि हम शायद इकोनॉमिकली बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हम इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर और क्या इस तरह के सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, प्रिवेंटरी मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे शहरियों की हेल्थ मुतासिर ना हो। चाहे वो हम अपने पानी की बात करें जहां पर केमिकल आपको वेस्ट जाता हुआ नजर आता है, या फिर आप और ऑफ कोर्स दैट उससे फॉरेस्टेशन पर भी इशू बनता है, या उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांटेशन के हवाले से फैसलाबाद शहर में हमें कम से कम प्लांट्स नजर आते हैं। जिस तरह से दरख्त लगाए जाने चाहिए उस तरह से पिछले कुछ अरसे में नहीं लगाए गए। केनाल रोड जब तामीर की गई या जब एक्सपैंड की गई तो उसके बाद मेजर ट्रीज जो कि उसके साथ मौजूद थे उनको काट दिया गया, लेकिन उसके बाद से दोबारा उनको नहीं लगाया गया अभी तक। और ये कुछ साल पहले की बात है, तो ये 3 साल पहले की बात है कि जब केनाल रोड को एक्सपैंड किया जा रहा था। डेफिनेटली अगर इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी तो फैसलाबाद की हवा और ज्यादा हमें पोल्यूटेड महसूस होने लगेगी। ऑलरेडी इतनी पोल्यूशन आपको महसूस हो रही होती तो आई कांट इमेजिन कि अगर चीज़ों को या इसी पॉइंट पे रोका नहीं गया तो आगे चलते हुए चीज़ें कितनी और ज़्यादा डिटेरिएट कर सकती हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, स्पेशली किस तरह से पोल्यूशन आज भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है और क्यों इसके अगेंस्ट मेयर्स अभी तक नहीं लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद अली भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो में हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ इमरान असलम भी मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी फॉरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैसलाबाद शहर की बात करें तो हमें कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते हैं। डेफिनेटली कोशिश की जाती है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया जाता है, बट उनको इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं लाया जा पाता है। इस पर जरूर कॉमेंट कीजिएगा किस तरह की ड्राइव्स इस वक्त मौजूद हैं और कितनी इम्प्लीमेंटेशन में कामयाब होती हुई नजर आ रही है आपको। जी देखिए, फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो प्लांटेशन है वो किस हद तक ज़रूरी है एक मुआशरे के लिए।
अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज की मैं स्टार्ट में डेफिनेशन करता जाऊंगा कि ऐसे मुंजमद इलाके जहां पर जो है वो मीथेन गैस का खराज होता है, वो जो गैस है वो फ़िज़ा में बदल जाती है और वो तमाम जितने भी इनके बिलोंगिंग्स जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है वो देखने को मिलती है। रियली पाकिस्तान इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज में जो है उसमें जो है वो काफ़ी हद तक तशवीकनाक ज़ाहिर की गई है। पाकिस्तान का जो है वो क्लाइमेट चेंज में 7वां-8वां नंबर है। अब इन मनाजिर को जो है वो इस सूरत को मद्देनजर रखते पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में शजरकारी के मनसूबे शुरू किए गए, जिसमें बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा था। इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो टास्क दिए गए। फैसलाबाद को 22 फरवरी से 30 अप्रैल तक शुरू होने वाली शजरकारी मुहिम की जो थी उसमें से तकरीबन 42 लाख से ज़ायद पौधे जो है वो लगाने का टारगेट मिला था। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक डिवीज़न भर में जिसमें जंग, टोबा, चनियोट और फैसलाबाद सर्कल हैं वो अभी तक जो अहदाफ पूरे न किए जा सके। और इसके साथ साथ फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल सिटी है, आपने बात की केनार रोड की, मैं बात करूंगा कि फैसलाबाद में जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, महकमा जो जंगलात है इनका काम है। जैसे कमाली में हमारा एक महकमा जंगलात का जंगल है, वहाँ भी जो है आग लगने के वाक़यात मामूल बन चुके हैं, जिसपे जो है सेक्रेटरी जंगलात अक्सर जो है नोटिस भी ले लेते हैं। और इसी तरह हमारे फैसलाबाद में महकमा जंगलात के कुछ ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ताहाल प्लांटेशन ना हो सकी। उसकी बड़ी वजह यह है कि महकमा जंगलात की ज़मीन पे कब्जा माफिया का राज है। जब तक हम ये नहीं चीज़ करवा सकते तो कैसे हम प्लांटेशन की तरफ जाएंगे। दूसरी बात यह कि इंडस्ट्रियल सिटी है फैसलाबाद, यहाँ पर किस हद तक ज़रूरी है। फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है कि इंडस्ट्रियल सिटी जहाँ क्लाइमेट चेंज कर रही है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की जो है वो गैसेस का अखराज होता है, ऐसे में हमें इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए। हमें इनिशिएटिव सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले हम इनको जो है वो गैसेस का अखराज रुकवाएं, उसके साथ साथ जो है वो हम प्लांटेशन की तरफ जाएं। लेकिन प्लांटेशन के लिए हमें उस तरह मोटिवेट या उस तरह रिसोर्सेज फराहम नहीं किए गए महकमा जंगलात को, या पीएचएस की बात कर लें, और कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो महकमा जंगलात या पीएचए को दिया गया हो। हम दरख्त लगा देते हैं, दरख्त लगाने के लिए ज़ाहिर है दरख्त का तनाव, दरख्त का जो बड़े करने के जो इतने भी मराहल होते हैं, सबसे पहले उससे गुजरना पड़ेगा। इनके पास तो बदकिस्मती से पानी भी नहीं है जो पौधों को लगाया जा सके, तो पौधे मुरझा जाते हैं। फिर वही जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, जिसमें जो है फैसलाबाद की बात करें तो पीएचए के भी जितने भी है उनके पास पानी ही नहीं है। 50 लाख तो उनको पानी के लिए चाहिए। और किनार रोड, जो समुद्री रोड, तमाम जगह पे पीएचएस के लगाए गए पौधे मुरझा चुके हैं। महकमा जंगलात की बात करें, महकमा जंगलात के जहां पौधे लगाए गए थे वो कब्जा माफी ने उखाड़ दिए हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद में दिन ब दिन जो है वो क्लाइमेट चेंज और इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। और ना ही तो वो महकमा जंगलात जो है वो टारगेट अचीव करने में जो है वो कामयाब रहा है। टारगेट मिल जाते हैं कि यहाँ यहाँ इतने लगाने हैं। तो भट्ट साहब एक्सटेंशन विंग को देखते हैं, ये पौधे भी तकसीम करते हैं, सारा कुछ जो है वो इनके मराहल में होता है। भट्ट साहब ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि पौधों का टारगेट बहुत स्मूथली जा रहा होता है, अचानक से कुछ ऐसा क्या होता है कि जो प्लांटेशन की कैंपेन है वो रुक जाती हैं, या उस तरह आप लोगों को अवेयर नहीं कर पाते कि जो शजरकारी मुहिम है वो किसी न किसी नतीजे में फैसलाबाद डिवीज़न में कामयाब होती दिखाई नहीं देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने जिक्र किया है ना जिस बात का, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। ये काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी, मैं पॉइंट्स के मुताबिक ही चलूँगा। पहली बात तो ये कि जो हमारी स्प्रिंग की जो ट्री प्लांटेशन कैंपेन थी उसमें हमारे सारे टारगेट्स अचीव हैं। शायद आपको अपडेट ना हो सका हो उस तरह से। आप बता सकते हैं कौन से एरियाज थे स्पेसिफिकली जहाँ पर मैं बताता हूँ। मैं की जा क्योंकि रही एक्सटेंशन विंग को डील करता हूँ, हमारा जो एक अपना टारगेट्स आते हैं जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है। इसके अलावा फिर हम डिस्ट्रिक्ट में भी एक डीसी साहब की सुपरविजन में एक तमाम डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स देते हैं। दोनों ही टारगेट्स हम अचीव करते हैं। मैं बताता हूँ कि 1.1 मिलियन टारगेट था डीएफ एक्सटेंशन फैसलाबाद का, बहार का, स्प्रिंग का। उसके अगेंस्ट हमने तकरीबन 12 लाख जो है 1.2 मिलियन प्लांट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा मेरे पास वो एरियाज़ नहीं होते। वो हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल हमारा डिपार्टमेंट है, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फैसलाबाद समुद्री रोड पे, उनकी जो महकमाना जो भी टारगेट्स हैं 10 बिलियन के ज़रिए तमाम है डेवलपमेंट वर्क्स में, तमाम के तमाम अचीव्ड हैं। बिकॉज IM वो हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट एक ही है, हमें पता होता है हमारे वर्क्स का। अच्छा, इसमें यह है कि जो उनके अपने जो टारगेट्स हैं, इसके अलावा जो हम आम पब्लिक को मोटिवेट करके अब 12 लाख पौधे 4-5 महीनों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें डिपार्टमेंट्स को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पाक आर्मी हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर है कि वो अपने जितने भी पंजाब में जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वो किसी जगह से भी वो पौधे गेट करते हैं।
लेकिन ये जो जहाँ तक बात है कि जी पौधों, हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर की जाती है। कोई आपको हम बिल्कुल विज़िट करवा सकते हैं हमारी कनाल साइड के ऊपर या दूसरे जितने भी हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी प्लांटेशन हुई है, हमारी सक्सेस परसेंटेज नियर 90% होती है। हम 100 तो नहीं कहते क्योंकि ऑलवेज देयर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ पौधे डाई बैक करते हैं, कि 100% कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन हमने उनको 100% ही रखना होता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम भी जरूर बताइएगा। मैम मैं डीसी यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शहरोज है। अभी आपका टॉपिक लाइव चल रहा था तो मैं ये चीज नोट कर रहा था। देखिए हमारा ये जो जंग रोड है फैसलाबाद में सथार बाईपास से लेकर जो हमारी जीसी यूनिवर्सिटी है यानी चुनाव चौक तक, ठीक है, यहाँ पे एक भी दरख्त नहीं लगा हुआ। तो मैं ये अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ, क्या इसके लिए कोई इकदाम हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे कॉल मैं उनको बताता हूँ कि जब से PHAs आई हैं, जितना भी सिविक एरिया है, जितना भी सिटी के जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पे इस चीज़ को PHA देखता है। तो PHA के बाद डेफिनेटली उन्होंने बड़ी इंप्रूवमेंट की है। फैसलाबाद की जितनी भी रोड्स हैं आप देखें, बड़ी अच्छी प्लांटेशन की हुई है। ये वाकई ये इन्होंने जो पॉइंट आउट किया है वाकई यहाँ पे नीड है। तो मतलब PHA में भी रिक्वेस्टेड क्योंकि इस चीज़ को टेकअप करें, कोई छोटा सा यहाँ पे भी एक सेगमेंट बना के इसको होना चाहिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा बट सर मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊंगा, जैसा आपने बात की कि हम 90% श्योर के साथ कह सकते हैं कि जो पानी की जो है फराहमी पूरी होती है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो है आप लोग महकमा इनहार के जो है वो नुमाइंदगान है, महकमा इनहार को अभी तक आप लोगों ने कुछ पैसे कुछ बिल नहीं अदा किए गए। पिछले तो है जो है वो पानी की बंदिश रही। अभी अगर हम इस दफ़ा बात करें तो पानी की फराहमी के लिए तो आप लोगों के पास पैसे नहीं है। आप किस तरह कह सकते हैं कि 90% जो आप लोग कामयाब हो चुके हैं? हम आपको बिल दिखा सकते हैं कि अभी तक महकमा जंगलात ने महकमा इनहार को जो बिल अभी तक पे नहीं किए, तो उसमें किस तरह आप कह सकते हैं अबाउट टू 40 लाख जो है वो अभी रहता है जो अभी पे करना है। तो इसमें इस मराहिल के दौरान जो दरख्त की तनाव और दरख्त की जो बढ़ोतरी के हवाले से जो मसाइल खदशात देखने को मिलते हैं, इसमें डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है, ना कि आप महकमा इनहार की कहेंगे? नहीं देखिए, हमने तो किसी की नेग्लिजेंस की बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पे इन द ग्रेटर मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स बात हो रही है। महकमाना बिल्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। यूँ ही फंड्स आते हैं, क्योंकि अभी क्लोजिंग हुई है 30 जून के, इसके बाद जुलाई अगस्त में फिर वो बिल वो जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो महकमा इनहार का और हमारा चाहता है हमारी जितने देखिए अब नहर की जो एरियाज़ हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन उनके ऊपर प्लांटेशन और उनकी मेंटेनेंस हम करते हैं। अच्छा, इसी तरह से है कि जब पानी कुछ हमारे जो रकबे हमारी जो प्लांटेशंस हैं वहाँ पे हमारा अपना सोर्स भी होता है, साथ में जो वाटर चैनल्स हैं वहाँ पे हमारा फिक्स पानी का एक एलोकेशन होती है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आप जानते हैं कि हमारा डिस्कशन जारी था और आज हम स्पेशली फॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन के हवाले से बात करते हैं। फैसलाबाद शहर की अगर हम बात कर लें, किस हद तक हम सक्सेसफुल होते हुए नजर आते हैं और क्या हम एक्चुअली में हमारी जो बढ़ती हुई पोल्यूटेड हवा है क्या हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या उसके साथ साथ हम एक्चुअली में प्रिवेंटरी मेयर्स ले रहे हैं जिससे हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे, अपनी आबो हवा का ख्याल रख सकेंगे। आगे बढ़ते हुए डिफरेंट चीज़ों को हमने पहले सेक्शन में डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें रीजंस की, जिस तरह से इमरान ने ब्रेक में जाने से पहले मेंशन किया कि कुछ डेप्थ भी है जो कि अभी क्लियर होना बाकी है, जिसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स में सक्सेस नहीं मिल पाता। उसके अलावा और क्या पोटेंशियल इश्यूज नजर आते हैं जिसकी वजह से प्लांटेशन ड्राइव सक्सेसफुल नहीं हो पाता? नहीं मैम, इस तरह से है कि मैं शायद वो प्रॉपर तरीके से इनको इन्फॉर्म नहीं हो सके कि महकमा नहर के साथ क्योंकि हमारा वो अभियाने का सिलसिला चलता रहता है कि उसमें बात कर हमारे पास फंड्स नहीं होते लेकिन वो आ जाते हैं, तो ये मतलब ऑफ एंड ऑन होता रहता है। इट्स नेवर एन इशू। बहरहाल जब भी कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है, लेकिन हमारा जो मेंटेनेंस का काम है, हैंड वाटरिंग जो होती है पौधों को, वो चलती रहती है, उसमें हम उसको मैनेज करते हैं। पहले साल पौधा लगता है, 2 साल उसकी मेंटेनेंस होती है, 3 साल का पूरा प्लान करते हैं और हम वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं। क्या इमरान ने जो बात की माफियाज को लेके वो करेक्ट है आपके ख्याल में?
किस चीज़ जहाँ पर दरख्त अगर लगाए जाते हैं, प्लांटेशंस लगाई जाती हैं, तो माफियाज होते हैं जी, उनकी वजह से कोई चंद एक जगह पे आप कह सकते हैं, दैट इज़ नॉट प्रेवलेंट एवरीवेयर, ये इतफाकन किसी जगह पे हो जाता है। अदरवाइज 95% एरिया जो हमारे अपने पोजेशन में होते हैं। बाकी जहाँ तक इन्फोर्समेंट का ताल्लुक है, लास्ट पिछले साल में काफ़ी सारे एरियाज जो हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव वो कागजात कराए गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई शायद कोई पॉकेट रह गई हो तो आई कांट एक्सप्लेन इट। बहरहाल कि हमें कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया कि हमारे कोई एरियाज में को माफिया आके हमें वहाँ पे अप्रूव कर दे। आफ्टर ऑल पंजाब हुकूमत की हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। इमरान, मुझे नजर आ रहा है कि आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे जो मेन बात है, दरख्त लगा तो सकते हैं लेकिन उसके बचाव के हवाले से भी मौसर जो है वो हिकमत अमली तय ना हो सकी। हाई कोर्ट के एक अहकाम भी थे कि जो भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो जो दरख्त को काट रही हैं उनको फौरी तौर पर रोका जाए। हमारी जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी है वो भी जो इक़दाम कर रही है लेकिन वो इस हद तक नहीं कर रही कि रोकी जा सके। और फैसलाबाद जैसा कि डेवलपमेंट सिटी, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी की भरमार है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसा आपने बात की कि लैंड माफिया की, मैं आपकी बात को कोट करते हुए आगे जाऊंगा कि अभी रिसेंटली हमने 41 ने एक इशू उठाया था नरवाला बंगला में, महकमा जंगलात के वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट इंचार्ज गए, वहाँ पर उस पर तशद्दुद किया गया। जो महकमा जंगलात के पौधे थे वो भी उखाड़ दिए गए और अलमिया ये है कि 2-3 दिन तक FIR ही ना हो सकी, उसको तशद्दुद भी किया गया। सेक्रेटरी जंगलात तक बात पहुंची और कंजर्वेटिव तक बात पहुंची, DFO तमाम मुतलका थाने में गए लेकिन वो जो है वो FIR नहीं हो सकी। इसकी बड़ी वजह क्या है कि डिपार्टमेंट्स को ऑन करने वाले जो डिप्टी कमिश्नर है वो उस तरह से कर नहीं पा रहे कि वही तो है वो जो शहर के जो है जिम्मेदार हैं और शहर के जवाबदेह हैं, वो उनकी अभी तक कोई एक स्टेटमेंट नहीं आई कि जनाब इनकी जानिब से कोई ऐसा जो है वो उनको रिक्वेस्ट नहीं की गई कि हमारे फॉरेस्ट इंचार्ज को जदोकोब किया गया है, इस पे नोटिस लें। वो 41 ने इशू उठाया, 2-3 दिन के बाद जो है वो FIR दर्ज हो सकी। बेशतर ऐसे मसाइल हैं जो फॉरेस्ट फील्ड के अफसरान हैं, बादशाह बेहतर जानते, जितने भी फील्ड अफसरान हैं उनको देखने को मिलते हैं, लेकिन ताहाल महकमा जंगलात के जो आला अफसरान हैं वो इस तरफ जो रुझान नहीं देते। और फैसलाबाद में बाद ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो गैर कानूनी है, यहाँ पर प्लांटेशन की लगाने जाते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। बट साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा कि कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है कि जो हमारे एरियाज में, पर्टिकुलरली जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जो हमारी प्लांटेशन के नज़दीक हैं, कोई ऐसी कोई एरिया हमें ये पॉइंट आउट करें। रेजिडेंशियल एरियाज तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनीज बनाई जा रही हैं फैसलाबाद शहर में और अनकंट्रोलेबली एक्सपैंड हो रहा है, शहर बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पे ये इशू तो आ सकता है। हमारा एरियाज नहीं है, देयर आर प्राइवेट एरियाज। अच्छा, हाँ जी, हमारे फॉरेस्ट के जो कोई एरिया है तो वो पॉइंट आउट करें, तो कोई है तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं थोड़ी सी, अगर हम फैसलाबाद शहर से बिल्कुल कैनाल रोड से आगे की अगर हम बात करते हैं, आपको नजर आता है वहाँ पर नए शॉपिंग मॉल्स भी तामीर किए जा रहे हैं और वो एरिया पहले दरख्तों के लिए ही यूज किया जा रहा था, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जितनी भी सिटी के एरियाज हैं, सिर्फ विद इन द सिटी लिमिट्स जो हैं वो PHD करता है। ठीक हो गया। उसमें जितनी प्लांटेशन प्लान करनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये अंडर पासेस और ये जो इसके एम्बैंकमेंट्स हैं वो अभी तक प्रोसेस में है डेवलपमेंट के, और आई एम होपफुल कि ये बहुत जल्दी ही कोई PHD का कोई प्लान आ जाएगा इस एरिया के लिए। जो आप मेंशन कर रही हैं, मैंने वो मुझे पता चल गया तो आप किस एरिया की बात कर रही हैं, वो इंशाल्लाह उसमें होगा जरूर। अच्छा, वो करना PHD है। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो कि बार बार देखने को नजर आती है, एक जगह से डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से ना तो कोई एक डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना ही अकाउंटेबिलिटी हमें होती हुई नजर आती है। इस तरह से क्यों? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और PHD दोनों सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम है सिविक एरिया में, सिटी एरिया में प्लांटेशन करना, और हमारा काम है कि अपनी जो हमारे एरियाज हैं, जो रोड्स हैं, कनाल साइड्स हैं और इसी तरह से हमारी प्लांटेशंस हैं, वहाँ पे हम करते हैं। हमें कोई भी ऐसा कोई इंटरेस्ट का कोई मसला नहीं है, हमारी अपनी ड्यूटीज़ हैं, हम उनको देखते हैं। जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई प्लान बनता है, जिस तरह से अभी पिछले बहार में मायावाकी के बहुत ज़्यादा प्लेसेस बनाई हैं, PHD ने लगाई हैं, इवन हमने अपने गटवाला पार्क में मायावाकी का छोटा सा प्लाट बनाया है। काम हो रहा है, लेकिन आप यकीन करें कि वी आर सो मच लैगिंग बिहाइंड कि ईच एंड एवरी पर्सन
इररिस्पेक्टिव ऑफ बट डिपार्टमेंट। आप लैक बिहाइंड क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे कॉमन मैन है, वो अभी तक उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ कि जब तक हम इसको ऑन इमरजेंसी ग्राउंड्स नहीं लेंगे, पौधे को लगाना। यानी कि आपको लगता है कि इदारे अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक शहरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फार्मर जो हमारा है वो कमिट नहीं होंगे, जब तक हर बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, चाहे वो एक पॉट में लगाए, चाहे वो अपनी छत की टेरेस पे लगाए, लेकिन पौधा लगाए, उसको मेंटेन करे। एंड इस पॉइंट पर मैं वापस आना चाहूंगी, उससे पहले इमरान, आपका क्या ख्याल है कि आपको लगता है कि इदारों की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक दूसरे पर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है और खुद कोई नहीं बताना चाहता कि हमने क्या करना था या हमने जो करना था क्यों नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, जो पीएचएस के है क्राइटेरिया वो पीएचएस की है। जैसे व्हाट्सएप ने कहा कि नरवाला हमारे साइड में आता, मैं आपके इलम में इजाफा करता जाऊँ, नरवाला हमारी साइड में ही आता है सर, आता आपकी साइड में ही है। वहीं पे आपके फॉरेस्ट इंचार्ज पे तशद्दुद हुआ है, वहाँ पे तमाम जो डीएफओ साहब, तमाम इस इशू को हाईलाइट किया गया है। शायद आपके इलम में चीज़ नहीं है, ये वाक़या बहुत हाईलाइट हो चुका है, जिस पर जो है इंक्वायरी भी बैठ चुकी है। अभी इशू ये है कि फातिमा, जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है प्लांटेशन। जब तक हम दरख्तों की गैर कानूनी कटाई नहीं रोक सकेंगे तो हम किस तरह इस तरफ जाएंगे। एक महकमा जंगलात अगर इनिशिएटिव लेता है या सिविल सोसाइटी लेती है, तमाम अदारे दरख्त लगाते हैं, शहरी लगाते हैं, तो उसकी जो गैर कानूनी कटाई है वो कौन रोकेगा? उसकी जो हिकमत अमली तय वो अभी तक तय ना हो सके कि कौन रोकेगा। या तो उनकी प्रोटेक्शन, जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन का है जो महकमा जंगलात में रिसोर्स की कमी का है, वो प्रोटेक्शन है कि महकमा जंगलात दरख्तों की बचाव के हवाले से जो है वो अमली इक़दाम ना कर सका। और कमालिया में और दीगर जितने भी हमारे यहाँ पर जंगलात हैं, वहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं और बेशक जो है वो केस इस तरह की रिपोर्ट होते हैं कि जी दरख्त काटे गए हैं। तो क्या फ़ायदा अगर महकमा जंगलात या सिविल सोसाइटी या आम शहरी दरख्त लगाता है, वही दरख्त जो है वो गैर कानूनी काट देते हैं, बाज़ लोग पकड़े जाते हैं, बाज़ लोग नहीं पकड़े जाते। तो इस तरह ये एक तो सरकार का पैसा भी ज़ाया हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो प्लांटेशन की जो मुहिम है वो भी फ्लॉप्स हो रही हैं, क्योंकि दरख्त लगाए जा रहे हैं फिर काटे जा रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए कोई मौसर जो है वो ठोस जो है वो हिकमत अमली तय ना की जा सकी, जिसकी वजह से फैसलाबाद में जो है वो क्लाइमेट चेंज देखने को मिला। आप देखते हैं कि जो लास्ट मंथ जो है वो स्मोक किस तरह फैलती जा रही है तमाम सिटीज़ में, फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशन वक्त की आम ज़रूरत है। जब तक हम बीइंग अ शहरी और डिपार्टमेंट जो इस तरफ नहीं आएंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, कैंपेन्स नहीं करेंगे, तो तब तक जो है वो हम नहीं समझते कि हमारी जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो तब्दील हो सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसा कि एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक है, 1995 से लेकर 2015 तक 165 हीट वेव्स जो हैं वो पाकिस्तान में आई। 2015 के बाद जो आने वाली वेव्स हैं वो सबसे खतरनाक है, जो अनकंट्रोल्ड हैं। उसके हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो है वो क्लाइमेट चेंज को जो है वो किया गया, पाकिस्तान ने भी किया। हर साल 5 जून को जो है वो दिन भी मनाया जाता है और हम एक दिन की वसातत से तमाम चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते। हमें चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो सबसे जो मैं चाह रहा हूँ कि जो नेग्लिजेंस या इनको रिसोर्स की कमी ये है कि इनकी जो कैंपेन्स है ना वो उस तरह हिकमत अमली है उस तरह सामने नहीं आ रही, जैसा कि पीएचएस अपनी तशहीर करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अपनी तशहीर के लिए या इस अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए इतने रिसोर्स, इतना बजट नहीं है कि वो लोगों को बता सके कि महकमा फॉरेस्ट ने जो है वो इतनी अचीवमेंट की हैं। नो डाउट करते होंगे, लेकिन जो प्री प्रमोशन कैंपेन है वो वक्त की आम ज़रूरत है। तलीमी इदारों में जाएँ, हॉस्पिटल्स में जाएँ, तमाम अदारों में जाएँ, वहाँ पे पौधे लगाएं और पौधों की प्रोडक्शन के हवाले से जो है वो सेमिनार्स लगाए दिए जाएँ और पीएचएस और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस तरफ आएँ, ना कि दरख्त लगाते जाएं। जब तक आप लोगों को शौर नहीं देंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आम शहरी जो वो दरख्त को काट सकेगा। अब मसनूई जंगलात के हवाले से भी एक बात रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। प्रोटेक्शन की बात उन्होंने की है, जो फॉरेस्ट के एरियाज हैं वहाँ पे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करनी है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना नेटवर्क नहीं है कि जो लोगों के प्राइवेट एरियाज में पौधे लगे हुए हैं उनकी भी लोग कर सकें हम, ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है। जो हमारे एरिया है जहाँ पे इन्होंने अभी पॉइंट आउट किया कमालिया, लेकिन इमरान ने कैंपेन्स के हवाले से बात किया है, बाद में आए हैं साइड पे, पहले इन्होंने प्रोटेक्शन की बात की है। कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो तमाम चीज़ें तो नहीं कर सकता ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी रोड्स हैं, कनाल्स हैं, प्लांटेशन हैं, जिस तरह कमालिया की बात की, वहाँ पे जो भी डैमेज हुआ होगा उसकी बिल्कुल कार्रवाई होती है, उसके में बगैर रह नहीं सकते। मैसिव कार्रवाईज होती हैं, रिकवरीज बढ़ती हैं, कुछ भी चीज़ जो अनअटेंडेड नहीं छोड़ी जाती। अच्छा, दूसरी बात जो कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अब सिटी एरिया, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है हमारी, उनका एक अपना नेटवर्क है, तो वो दरख्त जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की रोड्स हैं वहाँ पे वो लोग आफ्टर करते हैं उसका।
इसी तरह से जो शहर की जरूरत है उसमें PHA करती है, वो उनका उनका अपना नेटवर्क है, वो भी बिल्कुल इसको अकाउंट फॉर करते हैं। अच्छा, बाकी जो ट्री प्लांटेशन की कैंपेन्स हैं, हम उसमें हमारी फार्मर भी होते हैं, हमारा बाकायदा मीटिंग्स भी होती हैं फार्मर के साथ। इसी तरह से हम सेमिनार्स वगैरह भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भी जाके NGOs के साथ भी करते हैं। इसी तरह से स्कूल्स में भी हमारा होते हैं, रेगुलरली होते हैं। वो एक अलग बात है कि जिस तरह से होना चाहिए, जो बचते हैं जितने रिसोर्सेज होने चाहिए शायद वो उतने अवेलेबल नहीं। बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फैसलाबाद शहर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैडम, कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने भी कोशिश की है आपको कॉल करने की। अच्छा, जी। प्लीज मुझे ये जो हाइड्रोपोनिक के जरिए भी ये प्लांटेशन कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल जी, आप समझ पाए सवाल? अगर आप एक दफा सवाल को रिपीट कर दें। जी, हाइड्रोपोनिक है ये जो पानी में ये प्लांटेशन करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हाइड्रोपोनिक्स को हम तो भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। हमारी सिंपल जो नर्सरीज होती हैं, हम नर्सरी में जो सॉइल बैग्स हैं ना, मिट्टी में जो हमारी होती है, ये जो हाइड्रोपोनिक्स है ये वाटरिंग में ये भी नया एक कंसेप्ट आया। उसमें वाटर में ही फीड उसमें दी जाती है पौधे को ना, वो आइडियल कंडीशंस में ही उसको रेज किया जाता है। उसकी मतलब रेट ऑफ ग्रोथ मतलब मैक्सिमम होता है उसका। हमारा जो सिलसिला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, हम वो ट्रेडिशनल का नर्सरीज में हम मिट्टी के थ्रू सॉइल जो है वो हम रेज करते हैं पौधे पॉलीथीन ट्यूब्स में। तो इसके बारे में हॉर्टिकल्चर वाले जो हैं ये ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। इमरान, हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की और स्पेशली जो एक इशू बार बार सामने आता है वो रिसोर्सेज और बजटिंग को लेकर है। जी। जब बिलियन ट्री ड्राइव शुरू की गई थी, जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया से एक ग्लोबल लेवल के ऊपर इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया गया था। और जितना इम्प्लीमेंट हो पाया है, एग्जीक्यूट हो पाया है, एक्चुअली में पूरी दुनिया की तरफ से भी अप्रिशिएट किया गया। और पाकिस्तान में अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जिन इलाकों में ये ड्राइव्स पॉसिबल हो पाए, सक्सेस रेट वहां पर डेफिनेटली आपको एक वाज़ेह फर्क महसूस होता है हवा के अंदर, आबो हवा के अंदर। तो क्यों इस प्रोजेक्ट को आगे वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बिलियन ट्री के हवाले से बात कर रहे थे, किस तरह से ये इनिशिएटिव हमारे लिए बेहतर है, हमारी इन्वायरमेंट में किस तरह से पॉजिटिव रही इसका कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आई डू थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर वेदर पैटर्न्स देखते हैं, जहां पर गर्मी की शिद्दत, सर्दी की शिद्दत हमें बढ़ती हुई नजर आती है, वेदर पैटर्न्स बदलते हुए नजर आते हैं। यानी कि जहां पर पहले सर्दियां अराउंड अगस्त या सितंबर में आपको नजर आती थी, वही टेम्परेचर्स अब आपको नवंबर या दिसंबर तक नजर नहीं आते हैं। और गर्मियों का जो वक्त है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। और ये कुछ इस तरह के इम्पैक्ट हैं, ये कुछ इस तरह के इफेक्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पाकिस्तान में नजर आते हैं। जहां पर पहले मैक्सिमम टेम्परेचर्स अगर 30 में चले जाते थे, तो हम 30 से 40 के दरमियान होते थे, तो हम परेशान हो जाया करते थे। लेकिन अगर हम इस डेकेड की बात करें तो 40 से ज़्यादा टेम्परेचर्स एक नॉर्मैलिटी बन चुके हैं। इनफैक्ट 45 प्लस भी टेम्परेचर्स हम रिकॉर्ड करते हैं। और फिर भी हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जिसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और जितनी जल्दी हम शहरी होने के नाते और हमारे इदारे, गवर्नमेंट मिलकर कोशिश करें कि इसको रोक सकें, इसको कंट्रोल कर सकें। और अगर कंप्लीटली नहीं रोक सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें इसको कंट्रोल करने में, और एक कंट्रोल तरीके से मिलकर, यूनाइट होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इमरान, ब्रेक में जाने से पहले आप बिलियन ट्री के हवाले से बात कर रहे थे। इस इनिशिएटिव का क्या इम्प रहा, कहाँ पर पॉजिटिव रहा और कहाँ पर हर्डल्स का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था जो लास्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इसमें क्लाइमेट चेंज को लेके जो है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान को सराहा गया था कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है। और पाकिस्तान को देखते हुए वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज बिल था वो पास भी किया गया। इस दफ़ा बात करें कि 9 अरब से ज़ायद जो है वो फेडरल ने इस पर बजट रखा है, जो एज़ कम्पेयर टू लास्ट गवर्नमेंट कम है। कुछ वजूहात हैं इसके जो है वो कहने के लिए कि उस पर असर पड़ा है। उसमें पहली वजूहत तो ये है कि कम बजट रखा गया है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरी बात, प्लांटेशन की तादाद कम कर दी गई है, जो पहले अगर 50 लाख था उसको अब 40 पे ले आए हैं, अगर 40 था तो उसको 30 पे ले आए हैं। और सेकेंडरी ये चीज़ है कि इनको पानी की फ्राहमी बर वक्त ना हो सकी, जिसकी वजह से जो है वो पौधों की जो पैदावार है उसमें जो है कमी देखने को मिलती है।
तो ये कुछ वजूहात हैं प्रोटेक्शन की, पानी फ्राहमी की और कुछ बजट्स की, जो मेजर इशू हैं डिपार्टमेंट्स के, जिसकी वजह से बिलियन ट्री सुनामी जो है वो ये जो साल जा रहा है रवां साल, उसमें मुश्किलात देखने को मिली हैं। और इसमें हमारे इस दफ़ा जो सेक्रेटरी जंगलात ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कैंपेन्स का जो है टारगेट था वो अभी तक तमाम डिस्ट्रिक्ट था अचीव ना हो सका। अभी जो स्प्रिंग फेस्टिवल है वो दोबारा से इन्होंने कह दिया कि जनाब ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल है इसको हम कैंपेन शुरू करेंगे। नो डाउट के बिलियन ट्री सुनामी एक पाकिस्तान का ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है कि 2045 तक अगर ये कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज जो है वो उस ममालिक से बाहर निकल आएगा। हमें हर जगह जो है वो पौधे लगाने की ज़रूरत है, महकमा जंगलात के साथ तावन करने की ज़रूरत है। और महकमा जंगलात के जो मसाइल हैं, इनके इंटरनल मामलात हैं जिसमें बिलिंग का इशू है, कोई पानी का इशू है, जब बजट का इशू है, वो रिजॉल्व होना चाहिए। तो ये प्लांटेशन कैंपेन जो है वो मुस्बत नताइज सामने लेके आ सकती हैं। और फॉरेस्ट के जो क्राइटेरिया उस पर और PHA का जो क्राइटेरिया है, इन दोनों के क्राइटेरिया में अगर ये सॉलिड पॉलिसी मौसर साबित हो सकती है तो फैसलाबाद में ये कह सकता हूँ कि फैसलाबाद की आबो हवा में काफ़ी हद तक असर पड़ेगा। लाहौर में आबी आलूदगी और जो इंडिया में दिल्ली में आबी आलूदगी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे प्लांटेशन नहीं है। फैसलाबाद में इस मुकाबले में है लेकिन कम है। फैसलाबाद में वक्त के साथ साथ जो है वो प्लांटेशन की ज़रूरत है और फॉरेस्ट के जो एरियाज़ है वहाँ ज़रूरत है। फार्मर्स को हम जब तक मोटिवेट या जब तक उसको हम शौर नहीं दिलवाएंगे कि ये आपका पौधा है या आपका पौधा नहीं, ये आने वाली नस्लों का पौधा है, यहाँ पर जो है वो पौधे लगाने के बाद जो है वो एक नहीं 10 नस्लें जो हैं वो समझ सकती हैं, जिसमें जो है पौधा एक लगाना एक जो है सदका जारिया भी है। और हमें पौधे लगाने की जो इस वक्त जो है वो अशद ज़रूरत है प्लांटेशन की। डिपार्टमेंट्स के मसाइल भी हल होने चाहिए, बीइंग अ शहरी हमें भी प्लांटेशन करनी चाहिए। बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हमारे शहरी उसमें अपना रोल अदा ना कर सकें, और जब तक सिटीजन का किरदार नहीं होगा तो कोई भी प्रोजेक्ट हो वो फ्लॉप उस तरह से इम्पैक्टफुल होता हुआ नजर नहीं आएगा। मैं थोड़ा कैड करना चाहूँगा, बिलियन ट्री था सिर्फ KP की हद तक। ये जो फेडरल है, ये जो पूरे पाकिस्तान में जो चल रहा है, इसका नाम है 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम। एक तो ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। दूसरी बात ये है कि जो हमारा कोई बजट कम नहीं हुआ, हमारा जो टारगेट्स हैं वो इन्हांस हो गए। लास्ट ईयर जो भी स्प्रिंग में जो पिछला जो हमारा साल चल रहा था 22 लाख और 90,000 हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो रेज किए हमने, उनमें से 17 लाख जो हैं अभी तक हमारे पास अवेलेबल प्लांटिंग स्टॉक है, जो अभी हम मानसून में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी जो नया टारगेट आया है वो 50 लाख है। अच्छा, 50 लाख पौधे हमने रेज करने हैं साल 22-23 में। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। आप चाहें तो जो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है उसके ऊपर दोबारा कॉल कर सकते हैं और हमारे इस डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। आप बात कर रहे थे जी। मैं ये बता रहा था कि इस साल का 22-23 का जो हमें टारगेट मिला है वो 50 लाख का है कि मैंने 50 लाख पौधे रेज करने हैं थ्रू आउट द सिविल डिवीजन फैसलाबाद। तहसील लेवल पे हमारी 21-22 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम टारगेट्स को आगे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जी आप इतना रेज करें, और वहाँ पे ही हमने कोशिश की है कि फार्मर को एट दी स्पॉट उधर ही उसको पौधे मिले, बजाय इसके कि वो शहर की तरफ आए, फैसलाबाद की तरफ आए या जंग की तरफ आए। अच्छा, बाकी जो हैं चीज़ें कि इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक इंडिविजुअली हम इसको ओन नहीं करेंगे, कोई भी जो कंपेन चलती है, कोई भी इनकलाब आता है वो ग्रास रूट लेवल से आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहे, PHA लगा रहे, क्योंकि हमने एक रिस्ट्रिक्टेड सा हमारा स्कोप है ना जी, हमने अपने एरियाज में जाना है, वहाँ पे प्लांटेशन करनी है, उसको हम इंश्योर कर लेंगे, उसको हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। जब तक हर फार्मर, हर घर का बंदा, जो बच्चे जो हैं वो सारे इसमें शामिल नहीं होंगे, हम इसकी जो माइक्रो क्लाइमेट है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे सिटी का, ये चेंज नहीं होगा। पौधे गिनती में लगते हैं, फिर उसकी देखभाल कोई नहीं करता। अब डिपार्टमेंट्स के पास तो इतनी मैन पावर नहीं है कि वो हर जगह पे जाके उसको लुक आफ्टर कर सके, उसको पानी दे सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके ग्रेजिंग से, लॉपिंग से। ये चीज़ें हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इंप्रूवमेंट हुई है। हमारे पाकिस्तान का एक बाकायदा 10 बिलियन से पहले ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम था, ये उसी की जिसकी अप स्केलिंग है ना। पहले ग्रीन पाकिस्तान चलता रहा, इसको अप स्केल करके बिलियन ट्री। लेकिन आप इस बात पे तो अग्री करेंगे कि जितनी हम
हमें कोशिश करनी चाहिए ये देखते हुए कि किस तरह से हम पर असर पड़ रहा है हमारे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट है, कितनी इम्पैक्ट हो रही है। आई एम श्योर कि आपने भी महसूस किया होगा कि कितनी आलूदगी या पोल्यूशन आपको महसूस होता है सर्टेन टाइम्स के ऊपर, जिस तरह स्मोक के हवाले से भी बात की जा रही थी। कितना आपको सफोकेटिंग महसूस होता है टाइम, स्पेशली सर्दियों के अंदर। तो आप अग्री नहीं करते कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ ना कि जो मेन की इंटरफेरेंस है कि जो हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन गैस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करती हैं, वो टेम्परेचर रेज करती हैं, वो री रेडिएट करती हैं कि जो इंफ्रारेड लाइट्स हैं, जो ट्रैप एनर्जी या हीट एनर्जी है उसको री रेडिएट करती हैं। उसकी वजह से टेम्परेचर रेज होता जा रहा है। और जैसे आपने अभी बात की थी कि जो गर्मियों का सीज़न है वो 10 महीनों का हो गया, वो अप्रैल मई से शुरू होकर वो अक्टूबर तक जा रहा है, नवंबर में जाके थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन है, जो हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, दुनिया तो जो यूरोप है वहाँ पर देखें ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं। जब पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलना शुरू हो जाएंगी, इसी तरह इंडिया में, दूसरे मुल्कों में, ये कम्युलेटिव इफेक्ट ही होगा। आई डू फील लाइक कि आज के वक्त में एक आम शख्स के लिए एक आम गाड़ी खरीदना ही इतना मुश्किल हो गया कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, हमारा फ्यूल क्राइसिस का प्रॉब्लम भी इमरान इससे सॉल्व हो जाएगा। पर आपके ख्याल में एज शहरी हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट को बेहतर करने में? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि महकमा जंगलात जो है, समुद्री रोड की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो लास्ट 20 साल से लगे हुए पौधे वही लगे हैं। बाज़ औक़ात तभी ये जो मानसून का स्पेल है, बारिश के पेश नज़र अक्सर दरख्त जो है वो ज़ुबैर साहब, आपने जब ट्रेन किया, इतने सारे टीम्स को इतनी ट्रेन किया है, सबसे मुश्किल किसको ट्रेन करना था, एक प्लेयर को या किसी एक टीम को? प्लेयर्स को ज़्यादा हुआ कि हमारा लास्टली प्लेयर्स था तलहा बशीर, वो रेडी लगाता था पहले। उसको रेडी लगाते, वो सुबह को मॉर्निंग वो रेडी लगाता था और रात को वो ट्रेनिंग करता था, और वो माशाल्लाह नेशनल लेवल में अपना नाम बना गया, पाकिस्तान कैंप में चला गया। तो वो उसके लिए मेहनत करते हुए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि इसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए इसकी, कहीं ना कहीं पे। एक लड़का और था, वो बेचारा होटल पे बर्तन धोता था, और माशाल्लाह अब वो भी जो है वो आर्मी में हमने उसको सिलेक्शन करवाई ताकि इसका बरसे रोज़गार वो चल पड़े। 30-35 हज़ार वो अब वो माशाल्लाह सैलरी ले रहा है। तो इसी तरह होता है। उसी तरह वुमेन में आ जाते हैं हम लोग। एक हमारी लास्ट टाइम नेशनल में लड़कियां हमारी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हैं। मौज़मा लड़की थी, एक वसानिया थी, अस्का थी, और अब एक लड़की फातिमा थी, वो गोल्ड मेडलिस्ट हुई है। फिर सहर लड़की थी हमारी। इसी तरह लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रमोट। अब ये हुआ कि आर्मी ने इन लड़कियों को जो है वो वजीफ़े देने शुरू कर दिए। अभी लास्टली जो है लड़कियों को बॉक्सिंग प्रमोट होगी, वो पूरे पाकिस्तान में खेलेंगी, और वो फाइनेंशियली उनको उन्होंने जो है वो 15,000 पे 20,000 पे उन्होंने सेटिंग की है कि इनको महाना जो है वो वजीफ़े लगा दिए गए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। एंड विदाउट इट आई डू थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड जिस तरह से हमारे प्लेयर्स और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरह से चीज़ें भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। यास्मीन, लगता है लोगों का उतना ही इंटरेस्ट है फीमेल क्रिकेट में जितना मेल क्रिकेट में? जी, आजकल तो लगा लें कि एक ट्रेंड है कि फीमेल्स जो हैं वो भी कहती हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हमने भी करना है। तो मैं सपोर्ट करूँगी फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स को राइट है कि वो भी अपना फीमेल्स को एक चांस मिलना चाहिए, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली की है, चाहे वो हाई फैमिली से बिलोंग करती है। तो हिस्ट्री उठा के देख लें कि जितने भी हैं जो एथलीट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते। तो उनको ये होता है जोश जुनूश के हमने जो ये हार्ड टाइम देखा है, हमने इससे बाहर निकलना है, हमने अपना कल बदलना है, अपने बच्चों का कल बदलना है। तो इसमें मेरे ख्याल से फीमेल्स का बहुत है कि वो कर सकती हैं काफ़ी। आपने कहाँ से क्रिकेट की तरफ आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? मैं थी ग्रेड 9 में, तो मेरे कोच हैं सर हाफिज़ रेहान, और कुछ मेरे भाई थे, उन दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। लाइक जैसे गवर्नमेंट में 1.5 घंटे की ब्रेक होती है, तो उसमें मैं बैट बॉल खेली थी, तो वहाँ उन्होंने मुझे खेलते देखा है, तो वहीं से उन्होंने मुझे वो कैच किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप में टैलेंट है, आपको अपर लेवल पे आना चाहिए, खेलना चाहिए।
तो वहाँ से फिर साथ में मेरी सिस्टर है नुसरत बानो, वो माशाल्लाह इंटरनेशनल हैंडबॉल की प्लेयर हैं। कुछ उनकी तरफ से देख के मुझे जोश जुनून हुआ, तो ऐसा ऐसा करते करते वो लाइक जैसे वो कहते हैं ना, एक नशा है हमारे लिए, स्पोर्ट्स एक नशा है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी हार्ड वर्क भी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, आज इस लेवल पे हैं, तो हार्ड वर्क भी थी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फातिमा नजर साहब, क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी मैं हकीम आरिफ बोल रहा हूँ और मैंने तकरीबन अरसा 20-22 साल क्रिकेट खेली है जी। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये थोड़ा सा ना आला हुकाम तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में हमारी क्रिकेट ग्राउंड कोई नहीं, क्रिकेट ग्राउंड को नहीं, बच्चों के अंदर जराइम बढ़ रहे हैं। यूं ही खेलों के मैदान जो वीरान हो गए, तो बच्चे जो है वो मोबाइल पे, नेट पे, यूट्यूब पे, यानी ऐसे ऐसे मसाइल पैदा हो गया जिससे ना लोग परेशान हो गए। बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए आला हुकाम तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना देते हैं, ग्राउंड होती है उस पर कब्जा कर लेते हैं, इंतजामिया जो है वो आके कर लेती है। तो इसके लिए को थोड़े से इकदाम करें ऐसे, जिससे जो नौजवान नस्ल है ना वो बर्बाद होने से बच जाए। वो ग्राउंड में निकले, खेले, वहाँ एक्सरसाइज करें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे कॉलर की तरफ से मेंशन की गई। ऑफ कोर्स खुद भी 20 साल क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन फैसलाबाद शहर में क्रिकेट ग्राउंड ना होने की वजह से बहुत सारे और डिफरेंट इश्यूज़ या रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो कि इंटरेस्टेड होते हैं एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स में, वो एक्चुअली में खेल नहीं पाते हैं। जुबैर साहब अग्री करेंगे इस बात से? रिसोर्सेज कम है, फैसिलिटीज़ कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनमें पोटेंशियल और टैलेंट होता है वो इस तरफ नहीं आ पाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, पहले ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, कहाँ पर इश्यूज़ हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ पर ज़रूरी है कि हम एज शहरी अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हों। आगे चलते हुए आई डू डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ पे रिसोर्सेज या बजटिंग की कमी होने की वजह से, इनफ ग्राउंड ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स जिनमें पोटेंशियल मौजूद हैं वो सिर्फ इस वजह से स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा पाते या प्रोफेशनली इसे कैरी आउट नहीं कर पाते, चाहे उनको फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम्स और हर्डल्स की वजह से वो अपना पैशन परस्यू नहीं कर पाते हैं। रशीद साहब, कितनी करेक्ट बात है ये और कितना ज़रूरी है कि रिसोर्सेज पर, बजटिंग पर काम किया जा सके? सबसे पहले यही बात आती है कि ग्राउंड्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। जैसे कि अभी बॉक्सिंग के बहुत कम, एक दो सिर्फ बॉक्सिंग रिंग हैं और उसी पे है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास टोबा टेक सिंह में कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है और इसी तरह जंग के अंदर बॉक्सिंग रिंग अभी उन्होंने सिमटेड तैयार किया है, इसी तरह चनियोट में, इसी तरह फैसलाबाद में। मेरे ख्याल से सिमटेड रिंग होने चाहिए। प्लेयर्स जो हैं वो बॉक्सिंग रिंग में खेलेंगे तो वो बहुत ही उनके अंदर एक पोटेंशियल आ जाता है कि वो खेलने में उनको बेहतरी आ जाती है। तो सबसे पहले सिमटेड हो या अदर बॉक्सिंग रिंग जो है वो आईबा के रूल के मुताबिक वो हों, तो मेरे ख्याल से बॉक्सिंग जो है वो और प्लेयर्स भी बेहतर तरीके के साथ वो फॉलो करेंगे और परफॉर्मेंस भी अच्छी देंगे। ये है। जहाँ पर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, कौन सी ऐसी एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपने नोटिस किया हो जहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सकती हो या बेहतरी लाई जा सकती? कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे होता है, वो अब क्या करें। अब डिवीजन लेवल पे जब बजट होगा तो वो प्रमोट करेंगे, जब उनके पास बजट ही नहीं है तो वो कहाँ से प्रमोट करेंगे। अगर फैसलाबाद डिवीजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके पास बजट होगा तो वो कर देंगे, अगर नहीं होगा तो वो क्या कर सकते हैं। ये भी चीज़ है, पीछे से बजट ही नहीं आता। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यही होता है कि उनके पास बजट नहीं होता तो वो नहीं करते, अगर होता है तो वो कर देते हैं। अब यही चीज़ें होती हैं कि हम लोग कैसे प्रमोट करें, बच्चों को लेकर आना, बच्चों को छोड़ना और उनको बेहतर फिजीक देना। जो जिस बच्चे के अंदर एक क्वालिटी है खेलने की,
जो बेहतर तरीके से खेल सकता है उसको हम लोग कितनी देर तक हैंडल कर सकते हैं, ये भी है ना। बेसिकली हम लोग, मैं तो बेसिकली कोच हूँ, तो कोच जितना होता है, हाँ इसमें जो बेहतर तरीका यह है कि प्रमोशन जो है कि जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो फाइनेंशियली तौर पे प्लेयर्स को जो है वो एक एक प्लेयर को भी अगर प्रमोट करें, उसका वजीफ़ा लगा दें, जैसे कि वुमेन है, जैसे कि बॉयज़ हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको महाना कोई वजीफ़ा टाइप लगा दें 5-10 हज़ार पे, तो वो मेरे ख्याल से इस तरह बहुत अच्छा तरीके से प्रमोट हो सकती है गेम। यास्मीन, आपके ख्याल में कहाँ पर पोटेंशियल हर्डल्स आपको लगता है और प्लेयर्स के लिए मौजूद हैं, अगर चाहे फीमेल्स की बात करें, मेल्स की बात करें, जो क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं? अगर हम क्रिकेट को देखते हैं तो हमारे फैसलाबाद मेरे ख्याल में जितना मेरी है मेमोरीज के, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिकेट का ग्राउंड है और उसमें भी कोई इतनी खास फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, बल्कि उसको भी उसका भी कोई हाल नहीं है खेलने वाला। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ ला के नेशनल इंटरनेशनल के इवेंट्स करवाए जाएँ, तो फैसिलिटीज़ तो बहुत कम है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे तो उनके लिए एक ग्राउंड ज़रूर होना चाहिए जिसमें वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना अनसिक्योर फील किए वहाँ के अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सकें। जब आपने स्टार्ट आउट किया क्रिकेट और आपने प्रोफेशनली ट्रेन करना स्टार्ट किया, किस तरह के हर्डल्स आपको खुद को फेस करने पड़े? कहाँ पर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज या बजट्स का अगर सामना करना पड़े? अगर मैं खुद की एज अ प्रोफेशनल कोचिंग में बात करूं तो मुझे भी सम टाइम कुछ मतलब के हर्डल्स फील्स हुई हैं, लाइक कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनके पेरेंट्स जिसमें वाकई टैलेंट है, उस बच्चे को बाहर लाना, उसका वो कुछ उनके इश्यूज होते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं, या अगर वो खास तौर पे अगर वो गर्ल है तो लड़की है तो उसके लिए कहते हैं जी ये लड़की है, खानदान वाले क्या कहें या माशरा क्या कहेगा कि बच्ची को ट्रैक सूट में भेज दिया भाई, ये जो आजकल की हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स के लिए थिंकिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप फीमेल को या अपनी बच्ची को सपोर्ट करें, उन पे सबसे बड़ी बात है कि उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अब बच्चे पे भी, लड़के पे भी तो ट्रस्ट करते ही हैं, तो वो भी आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि लड़की लड़के के बराबर नहीं है, तो लड़कियों को पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। तो वो ये सारा सिस्टम में क्रिकेट को आगे लाना चाहिए। ऋषि साहब एग्री करते हैं ख़वातीन के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। एक अलमिया है कि माहौल के मुताबिक जो है वो गर्ल्स और बहुत मुश्किल से वो ट्रेनिंग करने के लिए आ सकती हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक बॉक्सिंग, जो निशाताबाद की लड़कियां हैं वो भी उधर जाएंगी और जो सत्याना रोड की लड़कियां हैं वो भी उधर ही जाएंगी, और बाकी अदर जो दूसरे एरियाज़ हैं वो मदीना टाउन या अदर, वो भी एक ही यानी कि क्लब के अंदर वो ट्रेनिंग कर सकती हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि वुमेंस जो हैं उनको ट्रेन किया जाए कोचिंग के लिए, ताकि वो एक दो जैसे हमारे 4 कम्प्लेक्सेस हैं बड़े, उनके अंदर जो है वो बॉक्सिंग की तरबियत दी जाए, वुमन ही कोच रखी जाए तो बहुत बेहतर होगा। उसमें ये होगा कि एक तो मेडिकली तौर पे वुमन ही समझ सकती है और बेहतर तरीके के साथ वो फॉलो कर लेगी। हमारे पास वुमन कोच हमने हायर की है, अभी हमने उसको ट्रेन किया है, उसको नेशनल लेवल पे हम लोग साथ लेकर गए हैं और 4-5 जगह पे वो जा चुकी है। मिस्टर इमशा हमारे पास यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाती भी हैं और शाम में वो वुमेन को ट्रेनिंग दे रही हैं, बॉयज़ को भी वो ट्रेनिंग दे रही हैं। इतनी उनके अंदर पोटेंशियल है। वो मैं ये समझता हूँ कि वुमेन के लिए वुमेन कोच ही हम लोग ट्रेन करें ताकि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। जहाँ पे बॉयज़ अगर मर्द हजरात वुमेन को कोचिंग करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आनी है। जैसा कि अभी बॉयज़ के साथ, वैसे तो ये है कि बॉयज़ के साथ ही वुमेन लड़कियां जो है वो ट्रेनिंग करें तो वो उनके अंदर यानी कि बॉयज़ वाली जो है वो फिज़ीक वो आ जाती है। अगर वो अकेली खेलेंगी तो ज़ाहिर बात है डेफिनेटली वो उनको समझ ही नहीं आनी। हाँ ये है कि ट्रेनिंग में एक सेशन ऐसा हो हफ्ते में 2 दिन जो है वो बॉयज़ और वुमेन्स जो है वो इकट्ठे अपनी ट्रेनिंग जो है वो करें। आपके एक्सपीरियंस में अभी तक कौन सा सबसे डिफ़िकल्ट प्लेयर रहा है आपके लिए ट्रेन करने के लिए? हमारे पास सानिया मुस्तफ़ा है, बच्ची वो बेल्ट होल्डर है अभी तक फैसलाबाद की। डिफ़िकल्ट रहा हो? हाँ जी,
बड़ी मुश्किल से यानी कि वो उसको लेकर आना भी, छोड़ के आना भी, और वो पूरे पाकिस्तान में वो फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रही है और हर जगह पे वो विन कर रही है। तो ये है सारा मामला। बिल्कुल, इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। हमारा फोकस रहा डिफरेंट, जो कि स्पोर्ट्स में चाहे वो फीमेल्स या मेल्स की बात करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, बजटिंग इश्यूज़ की वजह से किस तरह से हमारे बहुत पोटेंशली जो अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं वो स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। डिफरेंट सोशल नॉर्म्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं हमारे प्लेयर्स को, और कहाँ पर चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है, कहाँ पर एसोसिएशंस या गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकती है, और कहाँ पर हम एज शहरी होने के नाते किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने लोकल स्पोर्ट्स पर्सनस को। और ऑफकोर्स बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब भी आई डू नो, जब भी ग्लोबल स्टेज पे आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो बहुत बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है हम सबको, और बड़ी एक प्राउड मोमेंट होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उस प्राउड मोमेंट को एंजॉय करें और ऑल द हार्ड वर्क जो उस जीत में गया है उसको हम फैसिलिटेट ना करें, एज शहरी उसको सपोर्ट नहीं करें। जब हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहता है तो हम उसे क्यों रोक देते हैं, क्यों हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, फैसिलिटेट नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में क्यों फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जॉब्स में क्यों फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो आई डू फील लाइक यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी लेने की ज़रूरत है। रशीद साहब, आगे बढ़ते हुए स्पेशली अगर बच्चों के हवाले से बात करें, जितना अर्ली ऑन आप अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। तो जिस तरह हमारे कॉलर ने भी मेंशन किया कुछ वक्त पहले कि ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं बच्चों के खेलने के लिए। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कुछ जगहों पर किया भी जाता है इनकरेज कि बच्चे खेलें, पर कितना ज़रूरी है कि अर्ली एज से एक ट्रेनिंग बच्चों की शुरू हो। अगर वो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो किसी ना किसी स्पोर्ट के लिए थ्रू आउट देयर लाइफ साथ साथ ट्रेन करते रहें। ये जो एज पिंक वेट से शुरू होती है, तकरीबन 9-10 साल का बच्चा जो है उसको हम लोग अभी से स्टार्ट कर लेते हैं कि इसने उसको बताते हैं कि तुमने बेटा क्या बनना है, तुम्हारी फिज़ीक कैसी हो। अभी फिज़ीक यहाँ से बननी शुरू हो गई 9-10 साल से। 9-10 साल के बच्चे को हम ग्राउंड में भेजेंगे तो उसका मेंटली तौर पे भी फिटनेस रहेगी। अब हम लोग 5 साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बाप को इतना नहीं पता होता है कि यूट्यूब किधर से खुलेगी और ये फंक्शन कहाँ से खुलेंगे। बच्चे को सारा कुछ पता होता है, इसलिए 9-10 साल के बल्कि 7-8 साल के बच्चे को हम लोगों को चाहिए कि वो ग्राउंड में उसको भेजें ताकि वो अपने आप को फिज़ीक में लेकर आए। अभी मेरा बेटा जो है वो तकरीबन 7 साल का है, वो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त है। एक बच्चा हमने यर्मी अदनान, वो 5 साल का बच्चा है, हमने उससे 330 पंच उसने 1 मिनट में मारे हैं। 330 पंच 1 मिनट में, ये एक बड़ी वो हमारा वो बड़ा अच्छा बच्चा है। वो यर्मी अदनान क्रिश्चियन बच्चा है हमारा, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और उसकी एवरेज, और यही हम चाहते हैं कि 5-7 साल का जो बच्चा है उसको हम लोग आगे लेकर जाएं ताकि जब वो 17-18 साल की उम्र में हो वो पाकिस्तान लेवल पे खेल सके। ये ट्रेंड तब्दील होता हुआ नजर आता है। आज से अगर हम कुछ डेकेड्स पहले तक चले जाएं तो बिल्कुल भी बच्चों में इस तरह का अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चे कम उम्र से खेलना शुरू कर देते। लगता है ये ट्रेंड बदल रहा है, छोटे बच्चे भी अब स्पोर्ट्स की तरफ आना शुरू। जी बिल्कुल आ रहे हम। ये डी ग्राउंड में एक वो बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो इश्तियाक साहब, वो जो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, 5-7 साल के बच्चे, और इक्वल किट होती है उनकी और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे प्यारे लगते हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो बेहतरीन तरीके से, वो बड़ा मज़ा आता है। और इसी तरह हमारी जितनी भी ग्राउंड्स हैं उनको आबाद करने के लिए ऐसे ही कोचेज़ को आना चाहिए आगे। कराटे है, बॉक्सिंग है, अदर गेम्स हैं, उनमें वो खेलेंगे तो बच्चे आज से ही उनकी जो है तरबियत हम लोग कर देंगे तो वो 17-18 साल की उम्र में वो प्लेयर ही रहेंगे। जब हम लोग इनको बच्चों को गर्ल्स सोसाइटी में भेज देते हैं, वो सिगरेट नोशी ये वो सब कुछ सीखता है। छोटे बच्चे को देखेंगे वो अंकल अगर सिगरेट पी रहा है तो वो भी पेंसिल हाथ में रखेगा। तो अगर हम लोग उसको एक ग्राउंड में ले जाएं तो वो हर चीज़ से वो पाक हो जाएगा, वो हर चीज़ से वो बेहतरीन तरीके से वो अपनी आप को बेहतर करने का सोचेगा कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ आऊँ, मैं ये बनूँ, मैं ये इस लेवल पे जाऊँ। हमारे पास जितने भी नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर हैं हम उनको वो दिखाते हैं कि बेटा आपने हमारे पास ओलंपियन जो हैं वो कैप्टन सुल्तान साहब हैं, ओलंपियन उस्मान उल्लाह खान हैं,
इसी तरह हमारे पास एशियन चैम्पियन है मुजफ्फर इकबाल, इसी तरह हमारे इंटरनेशनल बॉक्सर जितने भी हैं, हम लोग उनको वो दिखाते हैं कि बेटा आपने ये बनना है, आपका टारगेट ओलंपियन बनना है, आपका टारगेट एशियन चैम्पियन बनना है। तो वो फिर उस लेवल तक बच्चे जब सोचते हैं तो वो मेहनत करते हैं। तो यही चीज़ है, अगर हम लोग इन बच्चों को ये कह देते हैं कि बेटा यार फलां तारीख को इवेंट है, वो मेहनत करते हैं, यार फलां, अच्छा यार अब वो बजट नहीं होता, अच्छा यार ये अगले हफ्ते में चला गया, तो उस हफ्ते में हम लोग इसको इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करके उनमें बढ़ाते रहते हैं, कैंप बढ़ रहा है तो वो बेहतर हो जाते हैं बच्चे। इसी तरह होना चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए कि 5 साल के बच्चे को ग्राउंड में भेजें, ताकि उनकी जो आंखें हैं वो मोबाइल पे टिक टिक के वो सोजिश हो जाती है नीचे, उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको चाहिए कि इनको तकरीबन दिन में जो है मॉर्निंग में किसी भी टाइम 2 घंटे जो है वो ग्राउंड में भेजें, ताकि मोबाइल से दूर रहें। बच्चे घर में हैं तो मोबाइल उनके हाथ में है, वो हिल नहीं पा रहे, वो स्टिल है वहाँ पे। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स कि आपका जो बच्चा है वो मेंटली एंड फिजिकली फिट हो। यास्मीन, आई रिमेंबर यू सेइंग कि आपके लिए स्पोर्ट्स एक ड्रग है, एंड आई डू फील लाइक दैट डज रियली मेक सेंस इफ यू थिंक अबाउट इट। कितना ज़रूरी है आज के वक्त में कि बच्चों को हम एक सही पाथवे दें, एक ईजियर पाथवे दें, जहाँ पर वो स्पोर्ट्स को लेकर, किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हो सके, बिकॉज लाइफ विदाउट पर्पस इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी जी। तो अगर बच्चों को बचपन से आप एक पाथवे दे रहे हैं तो कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये आज बेसिकली अगर हम आज के दौर की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आजकल के अब ये लॉकडाउन हुआ तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई हैं तो बच्चों को स्पेशली वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही मोबाइल लेके दिए गए हैं और वो कंटिन्यू उनके पास ही अभी हैं, तो उनकी थिंकिंग और उनका वो सारा सिस्टम ही कुछ हमारे खैर से जो आज के दौर में टिकटॉक है उसने दुनिया को पागल किया हुआ है। तो ये मोबाइल आजकल बहुत इन हुआ है, मोबाइल का बहुत ट्रेंड है, लेकिन मेरी ये थिंकिंग है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे थोड़ा टाइम, थोड़ा फोकस देना चाहिए कि उनको इस फील्ड में लेके आएँ, ताकि वो भी अपने आप को रिलैक्स फील करवाएं, अपने आप को एक फिटनेस में लेके आएँ। एक जो कहते हैं ना कि अगर आपकी जिस्मानत फिट रहेगी तो आप भी फिट रहोगे, दिमाग भी फिट रहेगा। तो इस हिसाब से इस चीज़ को आगे लाना चाहिए। बच्चों को 4 साल का हो, 3 साल का हो, कोई ना कोई उनकी डेली थोड़ी बहुत इसकी फिजिकल की एक्टिविटी, खुद ना भी ग्राउंड में भेज सके, खुद एटलीस्ट घर में छोटा मोटा लाउंज ग्राउंड होगा उसमें करवानी चाहिए। आपकी अपनी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर स्पोर्ट्स की वजह से या स्पोर्ट्स गेव यू पर्पस इन लाइफ? काफ़ी जगह पे थी, तो लेकिन इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने विदाउट किसी की थिंकिंग, किसी की सुनी सुनाई बातों पे अमल करने की बजाय मुझ पर ट्रस्ट किया और मैं अपने आप को और अपने गोल को पाई। कितना ज़रूरी होता है जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं कि उनकी फैमिली का सपोर्ट उनके साथ, और आई डू फील लाइक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जब आपको पता होता है कि आपके साथ सपोर्ट है तो आई थिंक हर चीज़ आसान हो जाती है कंपैरेटिवली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।